नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th हिंदी मीडियम का लेक्चर नंबर 11 पे बात करने वाले हैं। और यहाँ बच्चों हम लोग अपने मैट्रिसेस का यानी कि आव्यूह चैप्टर का प्रश्नावली 3.2 का डिस्कशन कर रहे थे, जहाँ हम लोगों ने बच्चों पिछले क्लासेस में क्वेश्चन नंबर 17 तक डिस्कस किया था। और आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। और क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 22 तक के सारे क्वेश्चंस जो कि प्रश्नावली 3.2 का है वो हम डिस्कस करेंगे। और आज हमारा एक्सरसाइज 3.2 यानी प्रश्नावली 3.2 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। अगर सबसे पहले बच्चों कि अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी जानकारी दे दूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी चैनल से लेटेस्ट अपडेट्स होंगे, जो भी लेटेस्ट वीडियोस होंगे मेरे चैनल के थ्रू, वो सारे आपको नोटिफिकेशंस के तौर पे मिलते रहेंगे। और वीडियो पसंद आता है बच्चों तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर करना, शेयर करना मत भूलना, ठीक है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला गया है, बोला गया है यदि, ठीक है, यदि a इज इक्वल टू, बोला गया है क्या बाबू, यदि a बराबर दिया गया है एक अवयव जिसका अंतर्गत अवयव है 0 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। यहाँ क्या लिखा गया है बाबू, tan अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। और इस जगह क्या लिखा गया बाबू, 0, ठीक है। तो हमारे पास एक a नाम का अवयव दिया गया जो आप देख सकते हो, जिसके अंतर्गत अवयव हैं 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 सेकेंड में tan अल्फ़ा बाई 2 और 0, ठीक है। और आपसे बोला गया है, ठीक है, तथा, ठीक है, i है ना, तथा i मतलब आपको पता है बच्चों क्या होता है, i मतलब तत्समक अवयव, ठीक है। तो तथा i कोटि 2 मतलब 2 क्रॉस 2 वाला तत्समक अवयव बाबू ये, ठीक है। तो आई क्या है बाबू, तो कोटि 2 का एक तत्समक अवयव है, ठीक है, एक तत्समक अवयव, ठीक है। तो बोला गया है क्या बाबू, तो बोला गया है, ठीक है, सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करने बोला गया बाबू, ध्यान से देखिएगा। तो आपसे बोला गया सिद्ध करने के लिए क्या, कि, ठीक है, क्या बोला गया सिद्ध करने कि i प्लस a मतलब तत्समक अवयव प्लस a अवयव बराबर क्या होगा बाबू, तो बराबर होगा i माइनस a, ठीक है ना, i माइनस a। और ये गुना में क्या होगा बाबू, एक अवयव होगा जिस अवयव के अंतर्गत अवयव क्या है बाबू, जिस अवयव के अंतर्गत अवयव है बाबू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक है, फिर साइन अल्फ़ा, ठीक है, और क्या है बाबू, कॉस अल्फ़ा, ठीक है। ये हमारे पास सिद्ध करने के लिए बोला गया है कितना बराबर कितना होना चाहिए, इतना के बराबर होना चाहिए। तो आपको पता है बच्चों कि सिद्ध करने का मतलब क्या है, मालूम है आपको कि LHS बराबर क्या होना चाहिए बाबू, RHS। तो ये हमारा RHS है बाबू, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो मैं पीले रंग से शेड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा RHS है बाबू। और आपको इस RHS को किसके बराबर करने के लिए बोला गया है, तो इस RHS को आपको बोला गया है LHS के बराबर करने के लिए। और हमारा LHS क्या है बच्चों, तो हमारा आप LHS देख सकते हो, ये हमारा क्या है, LHS, ठीक है। तो आपको LHS बराबर RHS सिद्ध कर देना। अगर आप LHS बराबर RHS बोल देते हो तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ये चीज़ पूरी तरह से क्या है, सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों किस तरह से इसको हम सिद्ध करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तरीका क्या है सिद्ध करने का, उस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। चलिए करना क्या है बच्चों, सबसे पहला हमें जो काम करना है वो काम करना है ये कि हमें इसका हल समझना है। और हल समझना है कैसे, तो यहाँ दिया गया क्या है, तो बच्चों यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दिया गया है, क्या दिया गया है बाबू, a का मान। तो हमारे पास एक a नाम का अवयव दिया गया है जिसके अंतर्गत अवयव है 0 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, फिर tan अल्फ़ा बाई 2 और फिर क्या बाबू, 0। ये हमारा एक a नाम का अवयव दिया गया है। और i नाम का एक और अवयव दिया गया है बाबू। उस i नाम के अवयव को आप समझ सकते हो क्या है ये हमारा 1
0 0 और 1, मतलब 2 क्रॉस 2 कोटि वाला एक तत्समक अवयव है। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन है बाबू, और हमें सिद्ध करना है। तो चलिए, सिद्ध करने का मतलब LHS बराबर RHS होता है। तो सबसे पहले हम LHS को देखते हैं, हमारा LHS क्या है। तो हमारा LHS है बाबू I + A। ठीक है, और I + A का मतलब आपको पता है बच्चों कि I + A का मतलब क्या हुआ। तो I + A का मतलब हुआ तत्समक अवयव में, मतलब 1 0 0 1 वाले अवयव, जो अवयव दिखाई दे रहे हैं आपको, इस अवयव में आपको जोड़ने के लिए बोला गया है। किसको? तो आपको जोड़ने के लिए बोला गया है 0 - tan α/2। ठीक है, tan α/2 और 0 को, इस अवयव को आपको बोला गया है जोड़ने के लिए। ठीक है, चलिए बच्चों जोड़ते हैं। जोड़ने का तरीका आपको पता है, दोनों का कोटि सेम होना चाहिए और इसके संगत अवयव एक प्रकार से एक साथ जुड़ते हैं। तो देखिए बच्चों, LHS क्या आएगा, 1 + 0 का मतलब 1, 0 - tan α/2 का मतलब -tan α/2, 0 + tan α/2 का मतलब बाबू tan α/2, और 1 + 0 का मतलब 1। तो ये हमारा बच्चों क्या आ गया, तो ये हमारा LHS आ गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने LHS निकाल लिया है। अब हमें RHS को सोचना है। अगर RHS हल करने के बाद LHS के बराबर आ गया तो हम बोल सकते हैं LHS बराबर क्या होगा, RHS होगा। तो चलिए RHS को समझते हैं। RHS क्या है बाबू? तो आपके पास RHS जो दिया गया है वो क्या है, वो है I - A। ठीक है ना, और इसका गुना किसके साथ हो रहा है बाबू? तो इसका गुना हो रहा है cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक है, फिर यहाँ क्या है, साइन अल्फ़ा, और यहाँ क्या है बाबू, कॉस अल्फ़ा इसके साथ। ठीक है, चलिए गुना हो रहा है तो कैसे होगा बाबू, ध्यान से देखिएगा। यहाँ I - A का मतलब क्या है, तो मैं यहाँ ब्रैकेट लगाता हूँ। वहाँ पे I - A का मतलब ये 1 0 0 और 1 है। इस अवयव में से घटाने के लिए बोला गया है A नाम के अवयव के, जो कि A नाम का अवयव क्या है बाबू, 0 - tan α/2। ठीक है, tan α/2 और सॉरी यहाँ 0 है ना, एक सेकेंड। ठीक है, इस जगह पे क्या है बाबू, तो इस जगह पे बोला गया है 0 है। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, तो इस जगह पे आपके पास क्या है, 0 है। ठीक है, ये हमारे पास बाबू I - A का मतलब हुआ। तो इसको मैंने ब्रैकेट में I - A को लिख दिया है। और ये चीज़ गुना किससे होने जा रहा है बाबू, तो गुना होने जा रहा है एक अवयव से, जो अवयव क्या है बाबू, जिसके अंतर्गत अवयव है cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर साइन अल्फ़ा, और फिर बाबू cos अल्फ़ा। ये हमारे पास एक और अवयव है जिससे हमारा I - A गुना होने वाला। देखिए I एक तत्समक अवयव है, A भी एक अवयव है, दोनों का अवयव कोटि एक समान है, और इसे घटाना है तो घटाने को तो अवयव ही मिलेगा, तो उस अवयव को पहले हम निकाल लेते हैं। तो 1 - 0 का मतलब बाबू 1, 0 - tan अल्फ़ा का मतलब +tan α/2। ठीक है, 0 - tan α/2 का मतलब -tan α/2, और 1 - 0 का मतलब बाबू 1। तो ये एक अवयव हमें मिल गया, और इस अवयव को गुना किससे करना है बाबू, तो इस अवयव को गुना करना है cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और cos अल्फ़ा से, इससे गुना करना है। ठीक है, अब चीज़ को समझिएगा बाबू, जो हमारा LHS आया है उस LHS में हर जगह tan ही दिख रहा है। ठीक है ना, लेकिन हमारे पास जो RHS है बाबू, एक जगह तो tan दिख रहा है लेकिन दूसरा तरफ tan में नहीं दिख रहा है, cos और साइन में दिख रहा है। तो क्या करें, देखिए चीज़ को सिखाता हूँ, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, ये है बाबू हमारे पास 1, ये है हमारे पास बाबू tan α/2, ये हमारे पास -tan α/2, और ये है बाबू हमारे पास 1। ठीक है, गुना। अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ, चीज़ को समझिएगा। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, मैं रफ में थोड़ा लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, रफ में यहाँ कुछ लिख रहा हूँ। आपको बच्चों याद होगा कि आपने sin 2 अल्फ़ा बराबर पढ़ा था tan के रूप में 2 tan α/1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा। ये आप लोगों ने बच्चों पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, जब sin 2 अल्फ़ा बराबर 2 tan α/1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा होता है, तो हाफ एंगल का कंसेप्ट आप लोगों को बच्चों मैंने पढ़ाया था। तो sin 2 अल्फ़ा अगर है तो देखो यहाँ अल्फ़ा अल्फ़ा है, तो अगर यहाँ मैं आपसे पूछूंगा हाफ एंगल के कंसेप्ट के अनुसार sin अल्फ़ा होगा तब, तो देखो जब दुगना था और इसके एंगल को हम लोग हाफ कर रहे हैं, मतलब अल्फ़ा आ जा रहा है, तो ये भी आधा आधा हो जाएगा। दैट मीन्स अगर 2 अल्फ़ा था तो ये अल्फ़ा अल्फ़ा हुआ आधा, तो जब अल्फ़ा होगा तो क्या होगा बाबू, तो ये हो जाएगा 2 tan α/2 /
1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ये आना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से आपको याद होगा बाबू, ये तो एक चीज़ हम लोगों ने देख लिया कि साइन अल्फ़ा का हम लोग ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार से ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा cos 2 अल्फ़ा बराबर tan के रूप में, याद होगा त्रिकोणमिति में पढ़ा था 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा होता था। जब 2 अल्फ़ा होता था तो इस तरह से cos 2 अल्फ़ा का फार्मूला होता था tan के रूप में। तो इसको अगर मैं cos अल्फ़ा के हिसाब से लिखूँ, हाफ एंगल कंसेप्ट, जब 2 अल्फ़ा था तो यहाँ देखो अल्फ़ा अल्फ़ा दिख रहा है, जब cos अल्फ़ा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बाबू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, तो ये दो फार्मूला जो बाबू हाफ एंगल कंसेप्ट मैंने पढ़ाया हुआ है आपको पिछले 11th क्लास में, तो साइन अल्फ़ा और cos अल्फ़ा का फार्मूला हम लोगों ने सीख लिया tan के रूप में। तो ध्यान से देखिए, यहाँ अगर cos अल्फ़ा है तो इस जगह क्या लिख सकते हो, तो इस जगह लिख सकते हो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, उसी प्रकार से माइनस साइन अल्फ़ा की जगह क्या लिख सकते हो देखिए यहाँ से माइनस 2 tan अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, अब बाई में क्या हो जाएगा बाबू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, चलिए नीचे ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इस चीज़ को मैं बढ़ाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स थोड़ा सा बड़ा बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इस चीज़ को, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नीचे तक थोड़ा सा लेके आता हूँ। अब फिर यहाँ साइन अल्फ़ा की जगह क्या लिखोगे बाबू 2 tan अल्फ़ा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ cos अल्फ़ा की जगह क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, चलिए आप देख सकते हो ये हमारा एक अवयव है, ये भी हमारा एक अवयव है। दो अवयव को आपस में क्या करने बोला है बाबू, गुना करने बोला है। ठीक है, चलिए गुना करने से पहले थोड़ा इसको हल्का कर लिया जाए, आसान कर लिया जाए। कैसे, तो मैंने आपको सिखाया था बच्चों, अवयव में अगर किसी चीज़ को गुना करते हो तो प्रत्येक अवयव से गुना होता है, तो कॉमन भी अगर निकलेगा बाबू तो प्रत्येक अवयव से कॉमन निकलेगा। तो ध्यान से देखिए बाबू, हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि सब में 1/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 सब में कॉमन है। देख लो, बट्टा में 1/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 सब में कॉमन दिख रहा है। दैट मीन्स हम सब में से क्या निकाल सकते हैं बाहर बाबू, तो हम सब में से 1/, ठीक है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो चलिए अगर सब में से हम निकाल दिए तो 1/, ठीक है ना, हमारा कॉमन क्या निकलेगा, ध्यान से देखिएगा 1/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 हमारा क्या निकल गया बाबू, तो ये चीज़ हमारा क्या हो गया, सब में से कॉमन आ गया। ठीक है, जब कॉमन आया बाबू तो ये गुना किससे होगा, कॉमन आ गया मतलब बाहर निकल गया, तो ये किससे गुना होगा 1 tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 1, इस अवयव से गुना दूसरा अवयव क्या हमारे पास बचा बाबू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, यहाँ माइनस 2 tan अल्फ़ा बाई 2, यहाँ 2 tan अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ये चीज़ बाबू बचेगा जब कॉमन निकल जाएगा तो। ठीक है, तो ये तो अदिश का काम करने लगा, और ये अवयव है और ये भी अवयव है, तो अवयव से अवयव गुना करने मैंने सिखाया है बाबू, तो बस चुपचाप गुना कीजिए, देखिए क्या आता है आंसर। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, अब बाबू अवयव से अवयव जब गुना होगा तो एक अवयव ही बन करके आएगा। जब अवयव से अवयव को गुना करोगे तो अवयव ही बन करके आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस पहला पंक्ति को ध्यान से देखो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहे तो जो तरीका मैंने सिखाया था पंक्ति और स्तंभबद्ध रूप में, वो चीज़ आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहला पंक्ति, ठीक है ना, ये पहला पंक्ति क्या होगा बाबू, पहला स्तंभ से गुना होगा। ठीक है ना, इस पहला स्तंभ से क्या होगा, पहला पंक्ति गुना होगा। चीज़ को समझिएगा। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये पहला पंक्ति जब पहला स्तंभ से गुना होगा तो पहले इससे गुना होगा और फिर इससे गुना होगा। ठीक है ना, ये वाला जो चीज़ दिख रहा है आपको, ये पहले इससे गुना होगा फिर इससे गुना होगा। तो चलिए गुना करते हैं, कैसे गुना होगा, तो 1 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 से गुना होगा, तो पहला पहला से दूसरा दूसरा से गुना होगा। ध्यान से देखिएगा बाबू। ठीक है, तो ये पहला पहला से गुना होगा, ध्यान दीजिएगा, और दूसरा दूसरा से, मतलब ये चीज़ बाबू, ठीक है ना, ये चीज़ किससे गुना होगा, तो ये चीज़ इससे गुना होगा
और ये चीज़ किससे गुना होगा, इससे। जैसे रूल के अकॉर्डिंग होता है वैसे ही गुना करेंगे। देखो तो 1 से जब 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 गुना होगा तो क्या आएगा बाबू, तो आएगा 1 माइनस, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। ये पूरा चीज़ जब इस पूरा चीज़ से गुना होगा तो पहला से गुना होगा, दूसरा दूसरा से, ठीक है ना। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 से गुना हुआ तो ये आया, प्लस जब टेन अल्फ़ा बाई 2 इस चीज़ से गुना होगा तो ये क्या दे देगा बाबू, 2 टेन स्क्वायर अल्फ़ा। जैसे मैंने गुना करने सिखाया तो वैसे कीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है। उसी प्रकार अब ये चीज़ क्या होगा बाबू, अब ये चीज़ देखिए ध्यान से, ये तो पूरा पहला स्तंभ से गुना हो गया, ये हमारा पहला स्तंभ था, इस पहला स्तंभ से हमारा पहला पंक्ति क्या हो गया बाबू, गुना हो गया। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। इस पहला पंक्ति को हम लोगों ने पहला स्तंभ से गुना हुआ तो ये चीज़ आया, ठीक। अब ये पहला पंक्ति बाबू अब इस दूसरा स्तंभ से गुना होगा, दूसरा स्तंभ से गुना होने का मतलब इससे गुना होगा, ठीक है। तो पहला से और दूसरा किससे होगा बाबू, दूसरा से। तो देखिए ध्यान से क्या आएगा, चीज़ को समझिएगा, है ना। तो 1 किससे गुना होगा बाबू, -2 टेन अल्फ़ा बाई 2 से, ये हो जाएगा -2 टेन अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। फिर बीच में क्या आता है बाबू, प्लस, ठीक है। और टेन अल्फ़ा बाई 2 किससे गुना होगा बाबू, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 से, तो क्या हो जाएगा बाबू, प्लस, ठीक है ना, टेन अल्फ़ा बाई 2 गुना 1 जब होगा तो टेन अल्फ़ा बाई 2 माइनस, ठीक है ना, टेन अल्फ़ा बाई 2 जब गुना होगा टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 से, तो क्या आ जाएगा, टेन क्यूब अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। जैसे अवयव का अवयव से गुना होता है वैसे ही गुना कर रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा। उसी प्रकार से अब क्या होगा बाबू, पहला पंक्ति तो पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ से गुना होकर के दे दिया मान, अब ये दूसरा पंक्ति गुना होने जाएगा किससे बाबू, पहला स्तंभ से। तो ध्यान से देखिएगा गुना कैसे हुआ, है ना। चलो देखो ध्यान से कैसे गुना हुआ। तो 1 पहले गुना होगा किससे बाबू, सॉरी, -10 अल्फ़ा बाई 2 किससे गुना होगा, तो -10 अल्फ़ा बाई 2 गुना होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 से। तो पहले 1 से गुना होगा तो ये आ जाएगा -10 अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। और फिर -10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा +10 क्यूब अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। और फिर जब 1 गुना होगा 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 से, तो क्या आ जाएगा बाबू, +2 टेन अल्फ़ा बाई 2, है ना। उसी प्रकार से जब ये दूसरा पंक्ति इस दूसरे स्तंभ से गुना होगा तो पहला से गुना होगा तो -10 अल्फ़ा बाई 2 -2 टेन अल्फ़ा बाई 2 से गुना होगा तो ये हो जाएगा बाबू क्या, 2 टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। प्लस 1 जब गुना होगा इस पूरे से तो 1 पहले 1 से गुना होगा तो 1, माइनस 1 जब गुना होगा टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 से तो टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से बाबू हम लोगों ने देखा कि अवयव से जब अवयव गुना होता है तो ये हमारे पास अवयव के तौर पे आया। अब ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, ये है हमारे पास 1/1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ठीक है ना। और ये गुना होगा इस अवयव से, तो देखिए ध्यान से अवयव में कैसे क्या हो रहा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो ये 2 टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 होगा तो एक बार टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बचेगा, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। उसी तरह से -2 टेन अल्फ़ा बाई 2 प्लस टेन अल्फ़ा बाई 2 का मतलब, इसका मतलब हो गया -10 अल्फ़ा बाई 2। अब बच गया क्या, -10 क्यूब अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। चलिए उसी तरह से -10 अल्फ़ा बाई 2 और प्लस 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 कितना होगा बाबू, तो ये हो जाएगा 10 अल्फ़ा बाई 2। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 अल्फ़ा बाई 2 प्लस, ठीक है, 10 क्यूब अल्फ़ा बाई 2। उस तरह से चौथा वाला देखिए, 2 टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 में से 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा बाबू, 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 है, यहाँ 1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। ये हमारा अवयव मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ को समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 1/, ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 है और ये गुना होगा अदिश किसी अवयव से। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ ऊपर में क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 है। इन दोनों में देख सकते हो आप -10 अल्फ़ा हम बाई 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं।
अगर -10 अल्फ़ा बाई 2 हम कॉमन निकाल दिए बाबू तो ये बचा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, कॉमन निकालने के बाद यही आएगा। और यहाँ भी देख लो बाबू, यहाँ अगर हम 10 अल्फ़ा बाई 2 कॉमन निकाल दें तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ तो पहले से ही 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 दिया गया है। ठीक है, ये हमारे पास अवयव आया। चलिए बच्चों, अगर आप समझ गए हो कंसेप्ट को तो ध्यान से देखिए। अगर इस चीज़ को, इस अदिश को अंदर लेके जाएंगे तो प्रत्येक अवयव से गुना होगा, या इस पूरे अवयव में प्रत्येक में देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 सब में दिखाई दे रहा है, तो वो सब में से बाहर निकल सकता है कॉमन। तो आपकी इच्छा, या तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो सब में से 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 सब में कॉमन दिख रहा है तो उसी को बाहर निकाल देते हैं। चलिए मैं बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, तो ये 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, सब में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 है। तो सब में से भैया कॉमन निकलेगा, तो कॉमन निकलेगा तो यहाँ बाहर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा बाबू, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बाहर आ गया, और नीचे भी क्या है बाबू, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 है। तो अब जब कॉमन निकल गया तो बचा क्या, तो यहाँ कुछ नहीं बचा 1, यहाँ क्या बचा बाबू, -10 अल्फ़ा बाई 2, यहाँ क्या बचा 10 अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ क्या बचा बाबू 1। जब कॉमन निकल गया तो यही चीज़ होगा, यही बचेगा। अब ध्यान से देखिए, दोनों सेम चीज़ है तो कट जाएगा, कटने के बाद 1 हो गया, तो बचा लास्ट में क्या बाबू, तो लास्ट में हमारे पास बचा 1 -10 अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, यहाँ 10 अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ 1। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, हमारा LHS भी यही चीज़ आया, देख लो 1 -10 अल्फ़ा बाई 2, 10 अल्फ़ा बाई 2 1 है, तो हमारा RHS निकाले बाबू, हमारा LHS भी वही चीज़ आया है। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर LHS किसके बराबर आया है बाबू, RHS के बराबर आया है, इसीलिए रिजल्ट क्या हुआ बाबू, प्रूव हो गया, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों हम लोग आराम से अपने क्वेश्चन का हल ज्ञात कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। तो आप क्या कीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए अच्छे से। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोगों ने LHS ज्ञात किया था। ठीक है, फिर उसके बाद ध्यान से देखिएगा, LHS ज्ञात किया था हम लोगों ने यहाँ पे, है ना। उसके बाद LHS को सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने क्या किया बाबू, ध्यान से देखिए, RHS ज्ञात किया। RHS को ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, है ना। RHS को ज्ञात करते करते ध्यान से देखिएगा, जो त्रिकोणमिति के अंदर कुछ फार्मूला है, उन फार्मूला का मदद लिया हम लोगों ने। अब मदद लेते लेते बाबू ध्यान से देखिए, सिंपल कैलकुलेशन है, आसानी से कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, और कैलकुलेशन करके हम लोग बाबू अपने आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो बस वही काम करना है आपको। ध्यान से देखिएगा, सब जगह चीज़ को देख देख के चलते चलिए। ठीक है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। और यहाँ से बाबू हम लोगों ने आराम से अपने आंसर तक पहुँच गया हम लोग, और हम लोगों ने देखा कि हमारा LHS और RHS क्या था, एक समान था। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से बाबू क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 बना सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आसान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं बाबू नेक्स्ट की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, एक वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन, समझिएगा। यहाँ लिखा गया है क्या, किसी व्यापार संघ के पास, ठीक है, क्या बोला गया है, किसी व्यापार संघ के पास, ठीक है ना, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों, ठीक है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है। ठीक है, मान लो किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपया है। ठीक है, जिसे, ठीक है, दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में, ठीक है, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में, ठीक है, क्या 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 बाबू, निवेशित करना है। ठीक है, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में क्या करना है, निवेशित करना है। ठीक है, निवेशित करना है। ठीक है,
बोला गया है प्रथम बांड में, ठीक है, प्रथम बांड में, चलो प्रथम बांड पर, सॉरी, है ना, प्रथम बांड पर, ठीक है, क्या बोला गया, प्रथम बांड पर, ठीक है। क्वेश्चन को देखते चलिएगा बढ़िया से। 5% वार्षिक तथा, ठीक है, 5% वार्षिक तथा, ठीक है ना, द्वितीय, ठीक है, द्वितीय बांड पर, ठीक है, 7% वार्षिक, 7% वार्षिक ब्याज, ठीक है, 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा, आव्यूह, ठीक है, आव्यूह गुणन के, ठीक है, आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा, ठीक है, क्या बोला गया है, आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए, ठीक है, आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह, ठीक है, क्या करने बोला है, यह निर्धारित कीजिए, ठीक है, यह निर्धारित कीजिए, ठीक है, कि 30,000, ठीक है, 30,000 रुपयों के कोष को, 30,000 रुपयों के कोष को, ठीक है, 30,000 रुपयों के कोष को बांडों में, 2 प्रकार के बांडों में, 2 प्रकार के बांडों में, ठीक है, निवेश करने के लिए, निवेश करने के लिए, ठीक है, निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें, किस प्रकार बांटें, ठीक है, किस प्रकार बांटें जिससे, जिससे व्यापार संघ, ठीक है, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त, कुल वार्षिक ब्याज, कुल वार्षिक, ठीक है, ब्याज ए दिया गया है क्या, ₹1800 हो, और दूसरा क्या दिया है बाबू, ₹2000 हो, ठीक है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, समझिएगा हल को। बोला गया है किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपया था, ठीक है ना, किसी व्यापार संघ के पास कितना रुपया था बाबू, तो इसके पास कुल राशि कितना था, 30,000 रुपये, ये इसके पास कुल राशि था, कुल, ठीक है, रुपये बोल सकते हो, ठीक है, कुल रुपये इसके पास कितने थे बाबू, 30,000 रुपया। और इस 30,000 रुपये को क्या किया बाबू, वो 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेश करना चाहता था। तो 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेश करने का मतलब इस 30,000 रुपया को 2 अलग अलग प्रकार से निवेश करना चाहता था। तो ये पहला प्रकार में, ठीक है ना, पहला बांड है ये, ठीक है ना, फर्स्ट, ये क्या है बाबू, बांड, ठीक है, ये हमारा क्या है, सेकेंड बांड। तो 2 प्रकार के बांडों में निवेश करना चाहता था, ठीक है। तो बोला गया है कि पहला बांड में, ठीक है ना, प्रथम बांड पर 5% वार्षिक, ठीक है ना, 5% क्या बोला गया है, वार्षिक, तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। बोला गया प्रथम बांड पे, ठीक है, जितना भी निवेश करता है, प्रथम बांड पे जितना भी पैसा लगाता है, तो जितना मतलब कितना, तो वो क्लियर नहीं है। तो चलिए मान लेते हैं इस पे, ठीक है, ₹X लगाता होगा, प्रथम बांड पे मान लो X रुपीज़ लगाता होगा, तो द्वितीय बांड पे कितना बचा बाबू, 30,000,
ठीक है, माइनस एक्स। अगर मान लो 30,000 में 10,000 इसमें लगाएं तो बाकी का 20,000 इसमें लगाएंगे, तो वही चीज़ लिखा हुआ 30,000 में से अगर एस पहला बांड पे लगाया है तो दूसरे बांड पे कितना लगेगा, 30,000 माइनस एक्स लगेगा। ठीक है, और जो भी खर्च किए बाबू इसमें वार्षिक ब्याज कितना लगता है बाबू, कितना दर के अनुसार है, तो इसमें दर दिया गया है क्या बाबू, तो इसमें अगर x रुपया लगाते हो प्रथम बांड पे तो बोला गया है 5%, ठीक है, वार्षिक दर है। ठीक है ना, 5% वार्षिक दर प्रथम बांड पे लगा है, और इस पे बाबू कितना बोला है, इसमें बोला गया है 7%, ठीक है, 7% वार्षिक दर। ठीक है, तो प्रथम बांड पे 5% वार्षिक दर है और द्वितीय बांड पे बाबू क्या है, 7% वार्षिक दर। ठीक है, तो बोला है बताइए, ठीक है ना, आव्यूह के गुणन का प्रयोग करके बोला गया बताने के लिए कि 30,000 रुपयों को अगर 2 प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटा जाए जिससे व्यापार संघ को कुल प्राप्त वार्षिक ब्याज 1800 रुपया, पहला केस में माना गया कि 1800 रुपया हो और दूसरा केस में माना गया है 2,000 रुपया हो। ठीक है ना, तो मतलब ये बोला गया है कि कितना रुपया दिया जाए, प्रथम बांड में कितना रुपया दिया जाए, द्वितीय बांड में कितना रुपया दिया जाए कि कुल, ठीक है ना, कुल वार्षिक ब्याज, दोनों से कुल वार्षिक ब्याज निकल करके आएगा, दोनों से कुल वार्षिक ब्याज कितना आना चाहिए। पहला केस में बोला गया है बाबू कि 1800 रुपया आना चाहिए। ठीक है, और दूसरा केस में क्या बोला है बाबू कि 2,000 आना चाहिए। ठीक है ना, अगर 1800 आता है तो प्रथम बांड में कितना देगा, द्वितीय बांड में कितना देगा, और अगर 2,000 आ रहा है वार्षिक ब्याज, ठीक है ना, तो प्रथम बांड में कितना देगा और द्वितीय बांड में कितना देगा, तो वही हमें समझना है। ठीक है, तो मतलब सीधी सी बात है, चीज़ को अगर आप समझ रहे हो तो वार्षिक ब्याज, तो मान लीजिए यहाँ से ब्याज कितना आएगा, यहाँ से अगर कुल, ठीक है ना, कुल ब्याज का बात किया जाए तो यहाँ से कुल ब्याज कितना आएगा बाबू, तो x गुना P इंटू R इंटू टी बाई 100 होता है ना, तो P गुना 5 गुना 1 साल की था बटा 100। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है 5x बटा 100 यहाँ से आएगा बाबू। ठीक है, और यहाँ से कुल ब्याज कितना आएगा बाबू, तो यहाँ से कुल ब्याज आएगा कितना, तो यहाँ से कुल ब्याज आएगा बाबू 30,000 माइनस एक्स, प्रिंसिपल हो गया P गुना R कितना हुआ, मूलधन की तरह काम कर रहा है ये वाला, है ना, दर कितना हो गया बाबू 7 और गुना 1 समय हो गया बटा 100, मतलब इसके अनुसार कितना हो गया बाबू, तो इसके अनुसार हो गया 7 गुना 30,000 माइनस एक्स बटा में 100 कुल ब्याज। ठीक है ना, इस द्वितीय बांड में कुल ब्याज इतना निकलेगा और प्रथम बांड में कुल ब्याज इतना निकलेगा, और इन दोनों ब्याजों को अगर जोड़ दोगे बाबू तो ध्यान से देखिए, पहला केस में यही चीज़ बोला गया है, ठीक है ना, पहला केस में कि यही 5x प्रथम बांड का ब्याज, ठीक है, और द्वितीय बांड का ब्याज अगर जोड़ते हो, ठीक है ना, तो कुल ब्याज बोला है बाबू 1800 होगा। ठीक है ना, तो यहाँ आप x का मान प्राप्त कर सकते हो। और केस नंबर 2 में क्या बोला है बाबू, तो केस नंबर 2 में बोला गया है कि यही प्रथम बांड का कुल ब्याज प्लस द्वितीय बांड का कुल ब्याज, ठीक है, इसको अगर जोड़ते हैं, ठीक है, तो कुल ब्याज अगर 2,000 रुपया हो तो बताओ x का मान क्या होगा, प्रथम बांड द्वितीय बांड में क्या होगा। तो ये हमारा कंसेप्ट था जो हम लोगों ने सिंपल तरीके से समझा, लेकिन यही चीज़ को बाबू बताने बोला है किससे, तो यही चीज़ को बताने बोला है आव्यूह के गुणन द्वारा। ठीक है, तो चीज़ को समझिएगा, आव्यूह गुणन द्वारा कैसे इसका हल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग अब बात करेंगे किसके द्वारा, ये तो बाबू जनरल कंसेप्ट हो गया, नॉर्मल तरीके से जैसे हम समझते हैं वैसे। अब यहाँ से x का मान आराम से ज्ञात कर सकते हो, यहाँ से भी x का मान आराम से ज्ञात कर सकते हो। जब 2,000 वार्षिक कुल ब्याज ज्ञात होगा तो उस हिसाब से x निवेश कितना कितना होगा प्रथम बांड में और निवेश कितना होगा द्वितीय बांड में आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है ना, उसी प्रकार से पहला केस में कितना निवेश करेंगे कि कुल ब्याज हमारा वार्षिक ब्याज 1800 होगा, ये भी हम यहाँ से पता कर सकते हैं। ठीक है ना, इस समीकरण को सॉल्व करके और इस समीकरण को सॉल्व करके अलग अलग आप दोनों केस को से पता कर सकते हैं कि प्रथम और द्वितीय बांड में हम कितना निवेश कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ यही चीज़ बोला गया ऐसे नहीं बनाने के लिए, जो इस तरह से लिखाया गया ऐसे नहीं बनाने बोला है, ये बोला गया बनाइए आव्यूह का गुणन द्वारा। ठीक है, तो यही चीज़ अगर कंसेप्ट बाबू हम लोग आव्यूह के, ठीक है, गुणन द्वारा इसी चीज़ को हम हल करते हैं। ठीक है, आव्यूह के गुणन द्वारा
हल अगर करते हैं तो कैसे हल होगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए मैं अवयव के गुणन द्वारा हल करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या बाबू, तो ध्यान से देखिएगा मैं यहाँ क्या लिखने वाला हूँ। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हमारे पास क्वेश्चन के अनुसार बोला गया व्यापार संघ के पास 30,000 रुपया है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, व्यापार संघ के पास मौजूद कुल राशि क्या है बाबू, तो व्यापार संघ के पास मौजूद कुल राशि है 30,000 रुपये, ठीक है, ठीक है। उसका देखिए प्रथम बांड में निवेश की गई राशि को हम लोगों ने क्या मान लिया बाबू, x। तो प्रथम बांड में निवेश की गई राशि को अगर हम लोगों ने x मान लिया, ठीक है ना, तो ठीक है, तो द्वितीय, ठीक है ना, द्वितीय बांड में निवेश की गई राशि क्या हो जाएगा बाबू, तो वो हो जाएगा बाबू 30,000 माइनस x, ठीक है। उसी प्रकार प्रथम बांड पर वार्षिक दर, तो प्रथम बांड पे वार्षिक दर कितना था बाबू, 5%, ठीक है। तो द्वितीय बांड पर वार्षिक दर कितना था बाबू, 7%, ठीक है। अब चीज़ को समझिएगा, इसको हम आव्यूह द्वारा कैसे, आव्यूह के गुणन द्वारा कैसे कर सकते हैं, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार इसको अगर हम आव्यूह के गुणन द्वारा बनाना चाहते हैं, ध्यान से देखिए कंसेप्ट क्या कहता है। कंसेप्ट ये कहता है कि आप एक आव्यूह लीजिए, ठीक है, और इस आव्यूह में आप लिखिए कि प्रथम बांड में कितना निवेश हुआ था। प्रथम बांड में मान लीजिए बाबू हम लोगों ने, ये केस 1 का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। प्रथम बांड में हम लोगों ने बच्चों x और द्वितीय बांड में हम लोगों ने 30,000 माइनस x, ठीक है, खर्च किया, ठीक है, निवेश किया। तो इस आव्यूह के अंतर्गत हम लोगों ने प्रथम बांड और द्वितीय बांड में कितना निवेश किया वो हम लोगों ने ले लिया, ठीक है ना, और गुना एक और आव्यूह लेंगे जिस आव्यूह में हम लोग प्रथम बांड में कितना वार्षिक दर था, तो 5%, और द्वितीय बांड में कितना था बाबू, 7%, वो लिख दिया, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ये प्रथम बांड में निवेश किया गया मूलधन कहलाएगा, और ये प्रथम बांड का क्या है बाबू, वार्षिक दर है, तो ये हमारा दर कहलाएगा। और 1 साल का है तो 1 साल मतलब तो सीधा सिंपल 1 है, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये द्वितीय बांड में हमारा मूलधन का काम करेगा, तो इस द्वितीय बांड में मूलधन के लिए हमारा दर क्या है बाबू, 7%। तो तरीका यही होता है कि एक पंक्ति आव्यूह में हम लोग जो हमारे पास प्रथम और द्वितीय बांड की निवेश की गई राशि थी उसको हम लोग एक पंक्ति आव्यूह में लिखेंगे, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और जब आपके पास वार्षिक दर हो तो उस वार्षिक दर को हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू, एक, ठीक है, एक हम लोग, ठीक है, स्तंभ आव्यूह के रूप में लिख रहे हैं, अवयव के रूप में, ठीक है। स्तंभ आव्यूह में हम लोगों ने वार्षिक दर को लिखा है, और पंक्ति आव्यूह में बच्चों हम लोगों ने प्रथम बांड और द्वितीय बांड में निवेश की गई राशि को लिखा है। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा जब दोनों आव्यूह गुना होगा तो हमारे पास एक आव्यूह मैंने दर्शाया क्या बाबू, केस नंबर 1 में कुल कितना वार्षिक ब्याज मिलेगा, तो कुल वार्षिक ब्याज को मैंने यहाँ दिखाया बाबू, पहला केस का 1800। अब बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा, इसीलिए ध्यान से देखिएगा, जब इसको आव्यूह से आव्यूह गुना करेंगे ना तो हमारा सेम यही चीज़ निकल के आएगा जो कंसेप्ट के अनुसार हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था, इस जगह पे सेम यही चीज़ निकल के आएगा। ध्यान से देखिएगा कैसे आव्यूह से इस आव्यूह गुणन करने का तरीका क्या बताया था बाबू, पंक्ति इस स्तंभ से गुना होगा तो पहला से गुना होगा, दैट इज x गुना होगा बाबू 5% से, ठीक है, प्लस ये किससे गुना होगा बाबू, 7% से, मतलब 30,000 माइनस x किससे गुना होगा बाबू, 7 से, और ये किसके बराबर होगा बाबू, तो एक आव्यूह के अंतर्गत आएगा ना। ध्यान से देखिए, आव्यूह से जब आव्यूह गुना करोगे तो आव्यूह के अंतर्गत ये चीज़ आया, और ये किसके बराबर होगा, तो ये इस आव्यूह के बराबर होगा, ठीक है। चलिए ये आव्यूह है बाबू, और इस आव्यूह के अंतर्गत ये हमारा पूरा कुल अवयव है जो कि एक ही अवयव है,
और ये भी अवयव जिसके अंतर्गत मौजूद एक ही अवयव दोनों बराबर हैं। तो जब दो अवयव बराबर होता है बाबू तो उसके अंतर्गत अवयव जो होते हैं संगत अवयव बराबर होता है। दैट इज हम बोल सकते हैं कि x गुना 5% प्लस 30,000 माइनस x गुना, ठीक है, 7%, ये किसके बराबर होगा बाबू? तो ये 1800 के बराबर होगा अवयव के गुणन द्वारा। ठीक है, चलिए तो देखिए ध्यान से, परसेंट का मतलब बटा 100 होता है बाबू, तो इस चीज़ को मैं 5x बटा 100 लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ भी 7 गुना 30,000 माइनस x बटा 100 लिख सकता हूँ। ये किसके बराबर होगा बाबू? 1800 के। देखिए वही चीज़ आ गया ना, इसीलिए बोला बाबू कि दो कंडीशन था, दो कंडीशन में से एक कंडीशन को मैंने पंक्ति के रूप में लिख दिया और दूसरे कंडीशन को मैंने स्तंभ के रूप में लिख दिया, और जो इसका रिजल्ट था मैंने उसको इस प्रकार लिख दिया। तो वही कंडीशन के अनुसार मैंने यहाँ बनाया है, जो कि अवयव के गुणन के अनुसार मैंने दर्शाया है। ठीक है, अब इन दोनों अवयव का एलसीएम क्या होगा? अच्छा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा बाबू? 100। तो ये क्या हो जाएगा? 5x प्लस 7 या 21, 0 0 0, 3 0 बैठ जाएगा। ठीक है, माइनस 7x बराबर 1800। ठीक है बाबू, तो इसको हम हल करेंगे। तो हल करने का मतलब क्या? 5x में से 7x गया तो मामू माइनस 2x बचेगा, तो ये 21, 3 गो 0 माइनस 2x बराबर, ये 100 को उधर ले जाएंगे तो ये 1800 और 2 गो 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इस 2x को हम उधर लेके चलते हैं। ठीक है ना, क्या करेंगे बाबू? ठीक है, 5x माइनस 7x हुआ, तो 5x माइनस 7x का मतलब क्या हो गया बाबू? माइनस 2x मैंने यहीं लिख दिया। ठीक है, चलिए अब क्या होगा? तो हमें यहाँ पे x का मान प्राप्त करना है। ठीक है ना, तो जब x का मान प्राप्त करना है बाबू तो कैसे प्राप्त करेंगे? तो ध्यान से देखिएगा प्राप्त करने का तरीका क्या है। ठीक है, ये हमारा 2x, ठीक है ना, ये माइनस 2x जो हमको दिख रहा है इस जगह पे। ठीक है, इस सॉरी रुकिए एक सेकेंड, शायद कुछ मिस्टेक कर दिया है मैंने यहाँ पे। प्रथम बांड में 5% था, द्वितीय बांड में 7% था। चलो ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए बाबू, कंसेप्ट अगर आप समझ रहे हो तो ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट के अनुसार आप कैसे हल करते हैं इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, तो ये माइनस 2x को बच्चों मैंने अगर इस तरफ छोड़ दिया, ठीक है, तो ये माइनस 2x यहाँ रह गया। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा बाबू? तो यहाँ हो जाएगा हमारा 18, ठीक है, 2 2 4, ठीक है, माइनस 21 1 2 3। ठीक है, चलिए तो ये बाबू क्या हो गया हमारे पास? अच्छा सॉरी, यहाँ पे 30,000 था, उसीलिए सोच रहा हूँ नेगेटिव क्यों आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ एक और 0 बढ़ जाएगा, है ना, और यहाँ भी एक और 0 बढ़ जाएगा, और इस जगह भी एक और 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, ये 7 या 21, और यहाँ 4 0 था तो यहाँ भी 4 0 लग गया बाबू। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा बाबू? ध्यान से देखिएगा, ये हो गया हमारे पास माइनस 2x, ठीक है, और 18 19 20 21। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा बाबू कितना? ध्यान से देखिए, ये आपके पास कितना है? तो ये आपके पास है 2,10,000। ठीक है, उसमें से क्या माइनस होगा बाबू? 1,80,000 माइनस हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, 0 0 0, ठीक है, 0 8 9 10 11 3। ठीक है, ये ख़त्म। तो यहाँ कितना आएगा बाबू? यह जाएगा आपके पास माइनस में, ठीक है, 30,000। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा बाबू। यहाँ पे आपके पास x का वैल्यू कितना है बाबू? तो x का वैल्यू आया 30,000 बटा में 2, मतलब कि 15,000। तो इससे आपको पता चला क्या कि प्रथम बांड में, ठीक है ना, प्रथम बांड में निवेश की गई राशि कितना है बाबू? तो x मतलब कितना बाबू? तो ₹15,000। ठीक है ना, ₹15,000। उसी तरह से द्वितीय बांड में निवेश की गई राशि मतलब बाबू क्या हो जाएगा? तो द्वितीय बांड में निवेश की गई राशि का मतलब 30,000 माइनस x था। याद होगा आपको कि द्वितीय बांड में निवेश की गई राशि को हम लोगों ने क्या मान के चला था? 30,000 माइनस x, और 30,000 माइनस x का मतलब बाबू कि 30,000 में से 15,000 आप क्या कर दो? घटा दो। तो 30,000 में से अगर 15,000 बाबू घटा देंगे तो बचेगा कितना? तो बचेगा 15,000। तो हम बता सकते हैं कि प्रथम बांड में
15,000 लगाएंगे, द्वितीय बांड में 15,000 लगाएंगे और 5% प्रथम बांड में वार्षिक ब्याज और द्वितीय बांड में 7% वार्षिक ब्याज दोगे, तब जा कर के आपको 1,800 रुपया कुल ब्याज हासिल होगा केस नंबर 1 के अनुसार। ठीक है, उस तरह से केस नंबर 2 के अनुसार बात किया जाए तो केस नंबर 2 के अनुसार क्या कहता है, तो उसको भी फिर अब हम अवयव के रूप में दर्शाएंगे। प्रथम बांड में, ठीक है, x, द्वितीय बांड में 30,000 माइनस x राशि लिए थे हम लोग। ठीक है, और प्रथम बांड के लिए इस बार, ठीक है ना बाबू, क्या है वार्षिक दर 5% और द्वितीय बांड के लिए वार्षिक दर कितना बाबू 7%। और ये इस बार कुल ब्याज कितना का मिलेगा बाबू, तो इस बार कुल ब्याज मिल रहा है 2,000 रुपया। ठीक है, तो कितना निवेश किया होगा प्रथम और द्वितीय बांड में वो हमें ज्ञात करना है। तो अवयव का अवयव से गुना करोगे तो अवयव आएगा, तो 5 जब 5% से x गुना होगा तो बाबू ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा x × 5% प्लस, ठीक है, 30,000 माइनस x गुना 7% अब बराबर किसका बाबू, तो ये हो जाएगा बराबर 2,000 का। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से अब आप समझ रहे हो ये अवयव है, इसका अवयव ये पूरा एक अवयव है, ये भी का अवयव उसके अंदर पूरा एक अवयव, और अवयव आपस में बराबर है तो अवयव के संगत अवयव एक समान होंगे। तो दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 5x/100, डायरेक्ट लिख देता हूँ परसेंटेज को खोल करके। ठीक है, ये 7 गुना 30,000 माइनस x बटा क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 100 और इस जगह क्या हो जाएगा बाबू 2,000। ठीक है, इसका हल करते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारे पास एलसीएम कितना होगा बाबू, तो ये हमारे पास एलसीएम हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 5x प्लस 7 या 21, 1 2 3 4 माइनस 7x बराबर कितना 2,000। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस 7x मतलब वही चीज़। ठीक है, तो ये तो 4 0 आ जाएगा, ये माइनस 2x और इस बार इधर क्या आ जाएगा बाबू 1 2 3 और 2 और बढ़ गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है 2,000 था, इसमें 100 गुना हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से दिखा, और यहाँ पे हमारे सामने क्या हो गया बाबू माइनस 2x है, इधर कितना है 2 3 4 5 माइनस कितना, माइनस हो गया बाबू ये 7 या 21। ठीक है ना, और ये 1 2 3 4। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा बाबू, अब क्या ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा माइनस 2x बराबर, ठीक है, माइनस 2x बराबर क्या है बाबू, तो ध्यान से देखिएगा ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास है 1 10 100 1000 10,000 लाख मतलब 2 लाख, ये 2 लाख रुपया बाबू आपके पास। ठीक है, और इसमें से घटाना कितना को, 2,10,000। ठीक है, तो 2,10,000 घटाओगे बाबू तो सीधी सी बात है आपके पास कितना आएगा, तो आपके पास आएगा 10,000 यहाँ पे माइनस में। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा बाबू, जैसे ही माइनस से माइनस कटा तो x का मान कितना आ गया 10,000। ठीक है, बटा में कितना 2 मतलब ये हो जाएगा कितना 5,000। तो हम बता सकते हैं कि प्रथम बांड में निवेश की गई राशि कितना होगा। ठीक है, यहाँ तो 10,000 होगा ना सब्ट्रैक्ट करने के बाद, देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं प्रथम बांड में निवेश की गई राशि कितना हो गया बाबू, x मतलब रुपीज़ 5,000 5,000 रुपया। ठीक है, और द्वितीय बांड में निवेश की गई राशि सेकेंड केस के अनुसार क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 30,000 माइनस x मतलब कि, ठीक है 30,000 माइनस 5,000 मतलब कि कितना, तो ये हो जाएगा बाबू आपका 25,000। ठीक है, तो इस तरह से बाबू हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना, कि प्रथम बांड और द्वितीय बांड में दोनों केस में बच्चों हम लोग कितना कितना निवेश कर सकते हैं, ये चीज़ हम पता कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से बाबू आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन का हल सेम इसी तरह से जो आपका अगला क्वेश्चन है, उस अगला क्वेश्चन में भी आपको क्या दिया गया बाबू, तो उस अगला क्वेश्चन में भी आपको वर्ड प्रॉब्लम ही दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो उस वर्ड प्रॉब्लम को कैसे हल करेंगे, चलिए उस चीज़ को समझते हैं। तो ध्यान से देख लीजिए इसके हल को, एक बार आप समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है बाबू, ध्यान से देखिए आपका जो 20 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और बढ़ते हैं कहाँ बाबू, तो आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अब
20 का। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। बोला गया है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में, ठीक है ना, क्या बोला गया बाबू, किसी स्कूल के पुस्तकों की दुकान में, ठीक है, किसी स्कूल के पुस्तकों के दुकान में 10 दर्जन, ठीक है, 10 दर्जन रसायन विज्ञान, ठीक है, 10 दर्जन रसायन विज्ञान, कॉमा 8 दर्जन, ठीक है, भौतिक विज्ञान, ठीक है, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, ठीक है, तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र, ठीक है, तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य, बोला गया है इन पुस्तकों का, ठीक है, इन पुस्तकों का, ठीक है, इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य, ठीक है, इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्या बोला गया बाबू, क्रमशः, ठीक है, क्रमशः क्या दिया गया है, ₹80, ₹60, ठीक है, तथा ₹40 प्रति पुस्तक, ठीक है, प्रति पुस्तक है ना, प्रति पुस्तक है। तो बोला गया बाबू क्या, आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा, ठीक है ना, आव्यूह बीजगणित, ठीक है ना, बीजगणित, आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा क्या बोला गया है, ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से, कि सभी पुस्तकों को, ठीक है, बेचने से, ठीक है, सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, दुकान को कुल कितनी धनराशि, ठीक है, धनराशि प्राप्त होगी। क्वेश्चन को समझिएगा बाबू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है कि किसी स्कूल के पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान था, ठीक है, 10 दर्जन कितना तो क्या था बाबू, रसायन विज्ञान का किताब था। तो चीज़ को समझिएगा, ठीक है ना। तो कुल रसायन विज्ञान, ठीक है, रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या कितना हो गया बाबू, तो 10 दर्जन। 10 दर्जन का मतलब क्या होता है बाबू, 10 गुना 12, 1 दर्जन है 12, तो 10 दर्जन 10 गुना 12 मतलब 120 पुस्तक, ठीक है। तो रसायन विज्ञान का कितना पुस्तक था बाबू, तो रसायन विज्ञान के पुस्तकों की कुल संख्या कितनी, 120, ठीक है। तो कुल, ठीक है, भौतिक विज्ञान, कुल भौतिक विज्ञान की पुस्तकों की संख्या, तो भौतिक विज्ञान की पुस्तक कितने तो बाबू, ये था आपके पास 8 दर्जन, ठीक है। 8 दर्जन का मतलब 8 गुना 12, 12 8 96, तो कुल 96 पुस्तक किसका था बाबू, तो कुल 96 पुस्तक बाबू किसका था, भौतिक विज्ञान का, ठीक है। उसके बाद कुल अर्थशास्त्र, ठीक है, की पुस्तकों की संख्या कितना बाबू, तो ये भी बोला गया है 10 दर्जन था। तो
अर्थशास्त्र का पुस्तक कितना था बाबू? 10 दर्जन। तो ये भी कितना हो गया? 10 गुना 12 यानी कि 120 पुस्तक। ठीक है, चीज़ को समझिएगा। तो इससे हम लोग को ये समझ में आ गया कि रसायन विज्ञान का कुल 120 पुस्तक था, भौतिक विज्ञान का कुल 96 पुस्तक था और अर्थशास्त्र का कुल 120 पुस्तक था। और एक रसायन विज्ञान के पुस्तक का दाम 80 रुपया, एक भौतिक विज्ञान के पुस्तक का दाम 60 रुपया और एक अर्थशास्त्र के पुस्तक का दाम 40 रुपया। ठीक है ना। तो पूछा इस सारा बुक को बेचने के बाद दुकान को कितना धनराशि प्राप्त होगा। तो बस इसी चीज़ को मैट्रिक्स वाला गुणन से बताना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भैया ध्यान से देखिएगा, ये पुस्तकों की संख्या को हम एक पंक्ति आव्यूह से दिखा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। तो इसके पंक्ति आव्यूह में हम लोग पुस्तकों की संख्या को दिखा रहे हैं जो कि 120, ठीक है ना बाबू, 120, 96 और 120 है। जहाँ 120 आपको क्या है बाबू? रसायन विज्ञान का पुस्तक। 96 किसका है बाबू? तो भौतिक विज्ञान का पुस्तक। और अर्थशास्त्र का पुस्तक कितना बाबू? वो भी 120 है। तो हम लोग पहले आव्यूह में पंक्ति आव्यूह के रूप में 120, 96 और 120 ये हम अपने पुस्तकों का संख्या को दर्शा रहे हैं। और हर एक पुस्तक के संख्या को गुना करोगे कहीं ना कहीं उसके क्या चीज़? विक्रय मूल्य से। तो इसका विक्रय मूल्य दिया गया है बाबू। पहला पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना दिया गया है बाबू? तो ध्यान से देखिएगा, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 80 रुपया है भौतिक विज्ञान का। तो 120 का कितना होगा बाबू? तो 120 गुना 80। ठीक है, होगा ही होगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना। तो चलिए उसी के अनुसार हम कर रहे हैं। तो जब 120 पुस्तक का, ठीक है ना, 120 पुस्तक का ध्यान दीजिएगा बाबू, 120 पुस्तक का अगर हम विक्रय मूल्य का बात करेंगे तो 120 गुना 80 आना चाहिए। तो मन में सोचिए ना कि ये पंक्ति आव्यूह जब इस स्तंभ आव्यूह से गुना होगा तो पहला से गुना होगा। ठीक है, दूसरा से। तो दूसरा क्या था बाबू? भौतिक विज्ञान के कुल पुस्तकों की संख्या 96 थी, तो उसका विक्रय मूल्य कितना था? 60 रुपया। और अर्थशास्त्र के क्या विक्रय मूल्य कितना था बाबू? 40 रुपया एक नग का। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। तो ये बाबू जब गुना करोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो इसको गुना करने से आव्यूह को जब आव्यूह से गुना करोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको पता चलेगा कुल प्राप्त धनराशि। ठीक है, तो कुल प्राप्त धनराशि बराबर क्या हो जाएगा बाबू? तो ध्यान से देखिए, इसको इससे गुना करेंगे, मतलब 120 गुना 80, ठीक है, आव्यूह के अंतर्गत, प्लस, ठीक है, 96 गुना 60 प्लस, ठीक है, और 120 गुना 40। ठीक है, इस आव्यूह के अंतर्गत आया। और जिस आव्यूह के अंतर्गत ये सारे को अगर देखोगे जोड़ जाड़ के तो आपके पास वैल्यू क्या रहा? ध्यान से देखिएगा, 12 × 96, 2 0 प्लस 96 गुना 6, 6 6 36, ठीक है, 6 हो गया, 9 से 54 54 और 3, ठीक है, 57 5760 प्लस 12 चौक 48, ठीक है, और 2 0, ठीक है। सबको जोड़िए, जोड़ने के बाद जो आपको मिलेगा बाबू वही हमारा कुल धनराशि होगा, जो कि किताबों के बेचने के बाद। सीधा सा बात सोचो ना, ऐसे भी आप बनाते तो क्या करते हैं? जब एक नग का दाम 80 रुपया है तो 120 का कितना? 120 गुना 80 रुपया, प्लस जब एक नग का दाम इसका 60 रुपया है तो 96 का दाम कितना होता है? 96 गुना 60। जब इस वाले किताब का अर्थशास्त्र का एक नग का दाम 40 रुपया है तो 120 का कितना होता है? 120 गुना 40। तो ऐसे ही ना करते आप। तो बस वही चीज़ हम लोग आव्यूह के रूप में दिखा दिए और कुछ नहीं। ठीक है, सबको जोड़िए बच्चों। जोड़ने के बाद देखिए क्या धनराशि आपको यहाँ मिल रहा है। देखिए ध्यान से, यहाँ मैं रफ में कर रहा हूँ, 9600, 5760, ठीक है, और ये हो गया बाबू 4800। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 0 6 7 6 13 13 और 8, ठीक है, 21 2 9 2 11 11 और 5 16 16 4 20, मतलब 20,160 रुपया कुल धनराशि बाबू प्राप्त करेगा। कौन? वो दुकानदार जो अर्थशास्त्र, भौतिकी और, ठीक है ना, रसायन शास्त्र का किताब बेच रहा है उसको। तो कुल धनराशि कितना मिला बाबू? तो कुल धनराशि उसको मिला 20,160 रुपया, जो कि उसको सारे पुस्तकों को बेचने के बाद हासिल होगा। ठीक है ना। तो बड़ा ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन था बाबू, कुछ है नहीं इसमें, सिंपल सा चीज़ है, बस आराम से आप हल कर सकते हो। ठीक है, चलिए
यहाँ तक तो बाबू हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से काम होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बाबू किस पे, 20 पे। तो अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा बाबू, ये सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है ना, ये दोनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारा किसके ऊपर आधारित था, तो ये दोनों क्वेश्चन हमारा वर्ड प्रॉब्लम में आव्यूह के गुणन के ऊपर आधारित था। आव्यूह के गुणन द्वारा भी हम वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन हल कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो मैंने अभी करवाया, इस क्वेश्चन का हल मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को आप फिर से एक बार देख लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन का हल है बाबू। ये जनरल तरीके से हम लोग समझ रहे थे इस चीज़ को, और जनरल तरीके से समझने के बाद, ठीक है ना, हम इसी चीज़ को आव्यूह के गुणन द्वारा हल किए। जहाँ आप देख सकते हो आव्यूह के गुणन द्वारा हल करने के बाद कैसे केस 1 और केस 2 के बेसिस पे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को हल किया है, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है बाबू, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आसान है एकदम, आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए पहला केस हम लोगों ने निकाला, ये हमारा क्या है बाबू, दूसरा केस, ठीक है ना। दूसरा केस में भी हम लोगों ने देखा कैसे निकला, ठीक है, वैसा ही कुछ था। और ये 20 नंबर क्वेश्चन है बाबू, जो आप देख सकते हो नॉर्मल तरीके से बनाओगे तो वैसे ही, और यहाँ आव्यूह गुणन द्वारा बनाए तो हमारा वैसे ही बना, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आराम से बना सकते हो, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे बाबू, तो क्वेश्चन नंबर 21 पे, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन जो आपको बुक में दिया गया है बाबू, उससे पहले ध्यान से देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन से पहले कुछ लिखा गया है, वो जस्ट पीछे वाले पेज में आपको बगल वाले 20 नंबर क्वेश्चन के जस्ट नीचे लिखा हुआ कुछ चीज़, जो नीचे लिखा हुआ मान लीजिए कि XYZ W तथा P क्रमशः ऐसा कुछ दिया हुआ 20 नंबर का क्वेश्चन का भाग नहीं है बाबू, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 से पहले का चीज़ है जो कहीं ना कहीं समझाया गया है, ठीक है। और उसी के आधार पे हमारा क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 बनेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 में जो चीज़ लिखा हुआ है उससे पहले कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है। बोला गया है मान लीजिए कि, क्या लिखा गया है बाबू, मान लीजिए कि, क्या मान लेने बोला कि x y z, ठीक है ना, x y z, ठीक है, कॉमा w तथा p, ठीक है। बोला गया है क्रमशः क्या दिया गया बाबू, इसके कोटि दिए गए हैं क्रमशः 2 क्रॉस n, ठीक है, 3 क्रॉस k, ठीक है, फिर 2 क्रॉस p, कॉमा n क्रॉस 3, ठीक है, तथा आखिरी में क्या दिया गया है, p क्रॉस k कोटियों के आव्यूह हैं, ठीक है। तो नीचे क्या लिखा है, नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 21 तथा 22 के सही उत्तर चुनिए। तो ये दिया गया है और 21 तथा 22 में बोला गया सही उत्तर चुनने के लिए। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 बोला गया है कि PY, ठीक है, प्लस WY के परिभाषित होने के लिए, ठीक है ना, के परिभाषित होने के लिए, ठीक है, होने के लिए n, k तथा p, ठीक है, n, k तथा p पर क्या प्रतिबंध होगा। ये आपका 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जहाँ आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं बच्चों, वो ऑप्शंस क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, बोला गया है, ए नंबर ऑप्शन में बोला गया है कि k का मान 3 और p का मान n के बराबर। बी नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया है बाबू, k स्विच है, ठीक है ना, k स्विच है, कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब है p क्या होगा बाबू, 2, ठीक है। सी में क्या दिया गया है बाबू, सी में दिया गया है कि p स्विच है, ठीक है, और k बराबर क्या, 3। और डी में क्या दिया गया है बाबू, तो डी में दिया गया है k का मान 2 और p का मान 3, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया और इस क्वेश्चन को हमें हल करना है। तो चीज़ को समझिएगा बाबू, इसको हल को मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार से इसके हल को किया जाए, ठीक है। चलिए समझते हैं इसके हल को, ठीक है। देखिए बाबू,
सबसे पहला चीज़ तो ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि x, y, ठीक है, z, w तथा p ये सब क्या है बाबू, आव्यूह है। और इस आव्यूह का क्रमशः कोटि दिया गया है। x का कोटि क्या है 2 क्रॉस n, y का कोटि क्या है 3 क्रॉस k, z का कोटि क्या है 2 क्रॉस p, w का कोटि क्या है n क्रॉस 3 और p का कोटि क्या है बाबू p क्रॉस k। ये दिया गया है, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है क्या, तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है कि py प्लस wy के परिभाषित होने के लिए, अगर इसको हमको परिभाषित करना, अगर ये चीज़ हमें इसका आंसर चाहिए अगर हमको, तो इसका आंसर लाने के लिए n, k तथा p पर क्या प्रतिबंध होना चाहिए। तो चीज़ को समझिएगा, py प्लस wy के परिभाषित होने का मतलब क्या है। तो p एक आव्यूह है बाबू, बस इसको मैं समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ। p एक आव्यूह है और p का बाबू कोटि क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, p का कोटि सबसे आखिरी वाला ये है जो कि क्या है बाबू, p क्रॉस k, ठीक है। और ये y भी एक आव्यूह बाबू जो p से गुना हो रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, p गुना y मैंने लिखा और y का कोटि क्या है बाबू, तो y का कोटि है क्रमशः के अनुसार देख के चलिए 3 क्रॉस k, ठीक है। और इसको बोला गया है जोड़ने के लिए किसके साथ, w के साथ। तो ये w के साथ अगर जुड़ता तो w का कोटि क्या होता बाबू, तो w का कोटि होता हमारा n क्रॉस 3, ठीक है, n क्रॉस 3 और गुना y का कोटि बाबू यहाँ भी अभी क्या होता, तो ये होता 3 क्रॉस k। अगर परिभाषित होने का बात हो रहा है इसका, अगर ये चीज़ परिभाषित होता तो परिभाषित होने का मतलब इसका और इसका गुना, इसका और इसका गुना होना होता और फिर दोनों गुना होने के बाद यहाँ भी एक आव्यूह आता, यहाँ भी एक आव्यूह आता, दोनों को जोड़ते हैं। तो चलिए समझते हैं इस चीज़ को। अगर ये गुना होता, परिभाषित होने का मतलब क्या, हर चीज़ सही होना चाहिए। अगर ये p गुना y होता तो p गुना y होने का मतलब क्या बाबू, तो p गुना y होने का मतलब कि इसका, ठीक है ना, इसका जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, स्तंभ और इसका जो पंक्ति दिखाई दे रहा है आपको, ये बराबर होना चाहिए तभी गुना हो सकता है। तो यहाँ से कंसेप्ट क्या क्लियर हुआ बाबू, ये दोनों चीज़ गुना तभी हो सकता है जब k किसके बराबर हो, 3 के बराबर, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देख लीजिए, जब ये चीज़ इससे गुना होता, ठीक है ना, तो ये यहाँ जो दिखाई दे रहा है 3, ठीक है, इसका जो स्तंभ दिख रहा है वो इसके पंक्ति के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ वो चीज़ तो दिख ही रहा है, ठीक है ना, मतलब यहाँ तो वो चीज़ क्लियर दिख ही रहा है कि इसका जो पंक्ति दिख रहा है, स्तंभ जो दिख रहा है वो इसके पंक्ति के बराबर है। तो ये चीज़ हम गुना कर ही सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ तो गुना हो ही रहा बाबू, ठीक है। और यहाँ भी ये चीज़ गुना होता तो ज़रूर k किसके बराबर होना चाहिए था बाबू, 3 के बराबर होना चाहिए था। चलो ठीक, अगर गुना होता तो यहाँ एक आव्यूह मिलता, ठीक है, प्लस ये भी अगर गुना होता बाबू तो यहाँ भी गुना होकर के आपको एक आव्यूह मिलता, ठीक है। और इस आव्यूह का कोटि क्या रहता बाबू, तो जो बच गया वही पंक्ति और स्तंभ से इस आव्यूह का कोटि निकलता जबकि p क्रॉस k होता, ठीक। और इसका क्या होता बाबू, n क्रॉस k होता, ठीक। और इन दोनों का जोड़ बाबू तभी हो सकता है जब इनका कोटि क्या हो बाबू, इनका कोटि एक समान होगा, तभी जाकर के इन दोनों का जोड़ हो सकता है। और जोड़ होने के बाद तब हमें एक आव्यूह मिलता, ठीक है ना, तब जाकर के हम बोलते कि हाँ ये चीज़ हमारा क्या होगा बाबू, परिभाषित होगा। ये पूरा प्रोसेस होता तब जाकर के बोलते कि ये परिभाषित होता। तो ये चीज़ बाबू बराबर होता तब, तो मतलब बराबर होने का मतलब क्या है, ये p क्रॉस k है तो यहाँ भी p क्रॉस k होना चाहिए। तो नहीं तो अगर ये n क्रॉस k है तो इसको भी n क्रॉस k होना चाहिए। तो मतलब इससे क्या समझ में आया, तो इससे ये चीज़ समझ में आया यहाँ पे क्या कि n बराबर अगर p होता तभी हमारा काम हो पाता। देखो ना, अगर n बराबर p होता तो ये भी n क्रॉस k कहलाता, या ये p क्रॉस k तो ये भी p क्रॉस k कहलाता। मतलब सीधी सी बात है, ये पूरा चीज़ परिभाषित होने का मतलब, ये पूरा चीज़ अगर हम परिभाषित करके देख रहे हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमें दिखाई दी कि यहाँ पे पहला चीज़ हमें दिखा कि ये और ये बराबर होगा तभी हमारा ये दोनों गुना हो सकता है। मतलब k का वैल्यू कितना होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था, तभी गुना हो सकता था, ठीक। और गुना होने के बाद जब एक आव्यूह आता, और यहाँ भी गुना होने के बाद बाबू जब एक आव्यूह आता तो इसका कोटि जो बच जाता है उसी के अनुसार होता। तो देखो वही चीज़ मैंने लिख दिया है। और इन दोनों आव्यूह को तभी जोड़ सकते थे जब दोनों का कोटि क्या होता है, एक समान। तो कोटि एक समान होने का मतलब क्या, n जब p के बराबर होता तभी हमारा पूरा का पूरा काम हो पाता और हमारा आंसर यहाँ आ पाता, ठीक है ना, ये परिभाषित हो पाता। तो इसमें हमको 2 चीज़ देखने के लिए मिला। पहला चीज़ कौन सा बाबू, इसमें हमें 2 चीज़ में पहला चीज़ देखने के लिए मिला कि ये जो k है बाबू 3 के बराबर होता तो भी काम हो पाता, और n जब p के बराबर होता तो ही काम हो पाता। तो यही बाबू हमारा
मेन चीज़ है जिसके चलते हमारा चीज़ कहीं ना कहीं पूरा का पूरा परिभाषित हुआ है। मतलब जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एन के और पी के क्या प्रतिबंध होना चाहिए, तो एन के और पी पर प्रतिबंध ये होना चाहिए कि एन का वैल्यू पी के बराबर होना चाहिए और के का वैल्यू 3 के बराबर होना चाहिए, जो कि आप देख सकते हो पहला ऑप्शन है और यही पहला ऑप्शन हमारा क्या है बाबू, सही आंसर है। ठीक है ना। तो इस तरह से बाबू हम 21 नंबर क्वेश्चन को समझ सकते हैं। उसी तरह से हमारा जो 22 नंबर क्वेश्चन है क्या है बाबू, ध्यान से देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं 22 नंबर क्वेश्चन भी इसी कंसेप्ट का पार्ट है, मतलब जो इसी क्वेश्चन का पार्ट है जो अभी हम लोग देख रहे थे। ठीक है ना। तो 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखिए। तो 22 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि, ठीक है, n बराबर p, ठीक है, यदि n बराबर p तो आव्यूह, ठीक है, 7x माइनस 5z की कोटि है। ठीक है, अगर n बराबर p है तो बोला गया है आव्यूह 7x माइनस 5z का कोटि क्या होगा। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है बाबू p क्रॉस 2 होगा, दूसरा ऑप्शन में क्या दिया गया है 2 क्रॉस n होगा, तीसरा ऑप्शन में क्या दिया है बाबू n क्रॉस 3 होगा और चौथा ऑप्शन में क्या दिया गया बाबू p क्रॉस n होगा। कोटि क्या होगा ये पूछा, चलिए समझते हैं हल को। ठीक है, जिसका कोटि ज्ञात करने के लिए बोला गया है उसके हल को समझने का कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखो आप किसका कोटि पूछा है आपको, इसका। हमारे पास दिया क्या गया है, दिया गया है कि n बराबर p है, ये बोल दिया गया है। और आपसे बोला गया है ज्ञात करने किसका कोटि, आपसे बोला गया है 7x माइनस 5z इस आव्यूह का कोटि ज्ञात करने के लिए। ध्यान से देखिएगा 7x, ठीक है ना, 7 गुना x, x तो एक आव्यूह आपको पता है और z भी एक आव्यूह आपको पता है। मतलब मान के चलो ना कि ये 7x हमारा कोई आव्यूह है, ठीक है ना, और ये 5z भी हमारा बाबू कोई आव्यूह है। तो आपको पता है कि x नाम के आव्यूह का कोटि क्या था। देखो ध्यान से, x नाम के आव्यूह का कोटि क्या था, 2 क्रॉस n। अगर हम x नाम के आव्यूह का कोटि देखें तो कितना था बाबू, 2 क्रॉस n था। और 5z, z का कोटि क्या है बाबू, ध्यान से देखिएगा, z का कोटि क्या है, तो z का कोटि है बाबू 2 क्रॉस p। ठीक है, z का कोटि क्या है, 2 क्रॉस p। ठीक है, अब बोल दिया गया है कि n किसके बराबर है, p के बराबर। यहाँ हम बोल सकते हैं n किसके बराबर है, p के बराबर दिया गया है। तो अगर n p के बराबर है बाबू, तो आपके इस आव्यूह में हम बोल सकते हैं कि हमारा आव्यूह कुछ ऐसा हो सकता था, 2 क्रॉस n माइनस, अगर ये आव्यूह होता तो 2 क्रॉस n। ठीक है, या तो ये हो सकता था, n बराबर p है तो p की जगह n रख दिया, नहीं तो और क्या हो सकता था बाबू, तो हो सकता था कि ये आव्यूह, ठीक है, 2 क्रॉस p, ठीक है, माइनस 5z 2 क्रॉस p ही होता। ठीक, यही दो चीज़ हो सकता था, या तो 2 क्रॉस n हो सकता था, नहीं तो 2 क्रॉस p हो सकता था। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं था। क्यों, क्योंकि तभी तो इन दोनों को हम आव्यूह का आपस में घटा सकते हैं। ये भी का आव्यूह है, ये भी का आव्यूह, घटाएंगे कब, तभी तो आंसर हमें मिलेगा इसका। ठीक है ना। और कब घटा सकते हैं, जब दोनों कोटि एक समान रहती, या तो कोटि ये रह सकता है और नहीं तो, ठीक है ना, जब आव्यूह का आव्यूह से घटाओगे तो कोटि ये रह सकता है, तो ही जा करके आपका एक आंसर आएगा। तो या तो आपके आंसर का कोटि 2 क्रॉस p आ सकता है, नहीं तो 2 क्रॉस n आ सकता है। तो चेक कीजिए आपका आंसर क्या दिया है, तो p क्रॉस 2, चलिए वो नहीं आएगा। 2 क्रॉस n, हाँ 2 क्रॉस n दिख रहा है। ठीक है, हमारा आंसर का पार्ट भी था 2 क्रॉस n, तो ये दिख रहा है। ठीक, चलिए ठीक है। n क्रॉस 3 है क्या कहीं, नहीं, या तो 2 क्रॉस n होगा, नहीं तो 2 क्रॉस p होगा, दो ही में से कोई चीज़ हो सकता है। तो p क्रॉस n भी नहीं है, ठीक है, n क्रॉस 3 भी नहीं है, p क्रॉस 2 भी नहीं, हमारा 2 क्रॉस n है इस ऑप्शन में। तो हमारा 2 क्रॉस n ही आंसर होगा, क्योंकि बोल दिया गया इसका आंसर या तो 2 क्रॉस n, नहीं तो 2 क्रॉस p हो सकता है, जब n बराबर क्या रहेगा बाबू, p रहेगा, तभी हमारा आंसर ज्ञात कर सकते हो। तो इस तरह से बच्चों हम लोग अपने क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 22 था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में जो हम लोगों ने प्रश्नावली 3.2 का सॉल्यूशन किया है बच्चों बाबू, वो पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट सेक्शन में जा कर के आप बताइए कि आपको क्या डाउट है, तो मैं उस चीज़ को आगे आपको भी और क्लियर करके बता सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए बच्चों,
आज हमारा प्रश्नावली 3.2 पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अगले क्लास में हम लोग कुछ नया चीज़ पढ़ेंगे और वहाँ देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमें जाननी है और उसके आधारित पे क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिए।